2001 A Space Odyssey was directed by Stanley Kubrick, released in 1968. इससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म बनी नहीं है। आज की डेट में हम जितनी भी साई-फाई फिल्म्स देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं 2001 से इंस्पायर्ड है। तारीफ करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मूवी को एनालाइज करते हैं। मजा आएगा, बहुत सारे रेफरेंसेस, फोरशैडोइंग और सिंबोलिज्म है। ओके, शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत के 2.5 से 3 मिनट हम कुछ नहीं देखते, एक ब्लैक स्क्रीन, बैकग्राउंड में चिलिंग म्यूजिक। इंटरवल में भी ऐसा ही होता है, फिल्म के आखिरी 4 मिनट में भी। इसका क्या मतलब है? इस चीज का सिग्निफिकेंस आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं अर्थ, मून और सन का ये अलाइनमेंट। डॉन ऑफ मैन सेक्शन शुरू होता है बहुत सारे लैंडस्केप शॉट के साथ। सन राइज हो रहा है, हम कुछ एप्स देखते हैं। नोटिस करने वाली बात है ये शॉट, ये आसमान देख रहे हो, यही सेम स्काई हम इस शॉट में देखते हैं, फिर इस शॉट में, बस इसे फ्लिप कर दिया गया है, एंड देन अगेन इस शॉट में। एक ही स्काई 4 बार। ये मूवी फ्रेडरिक नीचे की फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। नीचे इटर्नल रिटर्न या इटर्नल रेकरेंस में बिलीव करते थे। इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा वो रेकरिंग है, ऐसा बार बार होगा, बिल्कुल इस स्काई की तरह। ये स्काई हम 4 बार देखते हैं, मोनोलिथ 4 बार अपीयर होता है और उतनी ही बार ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता है। हम एप्स की लाइफस्टाइल देखते हैं, लेपर्ड उन पर अटैक करते हैं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, रात को सो नहीं पा रहे। तभी उनके सामने एक मोनोलिथ अपीयर होता है। सन अभी तक राइज भी नहीं हुआ, लेकिन मोनोलिथ के ऊपर एक सन है। नीचे इसे आर ऑफ द नून कहते हैं। सन यहाँ पर ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन और मून का एक साथ दिखना बहुत ही रेयर है, मतलब मोनोलिथ का अपीयरेंस भी रेयर है। ये तो हम सबको पता ही है, मोनोलिथ एवोल्यूशन को ट्रिगर करता है। तभी उनमें से एक को रियलाइज होता है, अरे इन हड्डियों को तो हम एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। फिर क्या, उन्हें खाना मिल जाता है, वो लोग अपनी राइवल गैंग को मार देते हैं और अपनी पानी वाली जगह भी वापस ले लेते हैं। तो क्यूब्रिक कह रहे हैं कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है, इवॉल्व होना है, तो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। और ये कैसा डेवलपमेंट है जो शुरू होता है विद किलिंग ऑफ आवर ओन काइंड, और इसी किलिंग के बीच एक एप अपनी हड्डी हवा में फेंक देता है। सीन कट। तो ये स्पेसशिप भी एक टूल ही है, एक वेपन ही है। स्पेसशिप के ऊपर का हिस्सा और हवा में बोन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, और ये कट इस बात को प्रूव कर रहा है। सो इनडायरेक्टली क्यूब्रिक कह रहे हैं दैट मैन इज अ वेपन यूजिंग एनिमल। और शुरुआत में हम जितने भी स्पेसशिप देखते हैं उन सब पर किसी न किसी कंट्री का फ्लैग या फिर सिंबल है, और बैकग्राउंड में जो प्यारा सा म्यूजिक बज रहा है, ब्लू डेन्यूब वॉल्ट्स। ब्रिटेन के पहले न्यूक्लियर वेपन का नाम भी ब्लू डेन्यूब वॉल्ट्स ही था। तो क्यूब्रिक इन टेक्नोलॉजीज को थ्रेट बता रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हेल 9000। हम इस सेक्शन में कोई टाइटल कार्ड नहीं देखते लाइक जुपिटर या फिर बियॉन्ड द इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है? क्या हम अभी भी डॉन ऑफ मैन ही देख रहे हैं? ह्यूमंस डेवलप हो गए हैं, पहले हम ठीक से सो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आराम से सो रहे हैं। हमारे मशीन ह्यूमंस की तरह दिखने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये शिप या फिर ये पॉड्स जो आईबॉल की शेप में है, और आगे जाकर हम एक ह्यूमन मशीन भी बनाते हैं। लेकिन हम वल्नरेबल हो गए हैं, हमने अपनी चीजों पर से कंट्रोल खो दिया है। जैसे ये पेन, हम ठीक से चल नहीं पा रहे, ढंग का खाना नहीं खा रहे, टॉयलेट जाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ रही है। ये इंस्ट्रक्शन एक मोनोलिथ में है, मॉनिटर में ग्रीन मोनोलिथ, एक बहुत ही बड़ा मोनोलिथ, और डॉक्टर हेवुड के हाथ में छोटा सा मोनोलिथ। IBM, ये नाम याद रखना, आगे ये इंपॉर्टेंट होगा। ये फ्लाइट अटेंडेंट हेवुड से कहती है, उसके कॉल के चार्जेस कितने हुए? 1.70। Your flight leaves in an hour and 10 minutes. It took 7 minutes for our words to reach the giant spacecraft. एंड नॉट टू मेंशन 7 मिस्टीरियस डायमंड्स। ये चेयर्स, इन्हें जीन चेयर्स कहते हैं। इस्लाम रिलीजन में जीन एक स्पिरिट है जो शेप शिफ्टर है, और ये चेयर्स अपने आप मूव कर रही है। ये शॉट देखो, एक भी चेयर विंडो के आसपास लग रही है नहीं, लेकिन जब हेवुड रशियन से मिलता है तो ये चेयर्स विंडो के पास आ गई है। इस शॉट में चेयर्स पर 3 स्वेटर है, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज होता है 2 स्वेटर गायब हो गए हैं, जिसमें से एक ब्लू कलर का था। अर्लियर जब हेवुड और मिलर चल के आ रहे तभी अनाउंसमेंट होती है, The table for you in the flight room. There's been about बैक टू दिस सीन। नोटिस ये रशियन इनडायरेक्टली हेवुड को मिडल फिंगर दिखाता है। एज वी ऑल नो, उस टाइम पर अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों के बीच में एक स्पेस रेस लगी हुई थी। हेवुड की ट्रे हवा में उड़ने लगती है, रेफरेंस टू द थर्ड मोनोलिथ, एक और बड़ा सा रेक्टेंगल मोनोलिथ। इस वक्त हम जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सेम चीज लेफ्ट में छोटे से मॉनिटर पर हो रही है। कट टू दिस मीटिंग। हेवुड अपने हाथों से एक मोनोलिथ बनाता है। फोटोग्राफर की रिस्ट देखो, चमक रही है, बिल्कुल इस लेपर्ड की आंखों की तरह। उसके सूट का पैटर्न भी थोड़ा सा लेपर्ड जैसा ही है। इस फोटोग्राफर को गिनकर रूम में 13 जन है, रेफरेंस टू द लास्ट सपर जिसमें 13 जन है। फोटोग्राफर चला जाता है, बच गए कितने? 12। इस सीन में 12 फ्लड लाइट्स है, और ये लोग आगे न्यूज BBC 12 में देख रहे हैं। यहाँ पर एक मोनोलिथ बन जाता है, फोरशैडोइंग कैसे मोनोलिथ के अलाइन होने पर एक बिग बैंग होगा। इस शिप में हम देख सकते हैं 5 जन है, बट क्लेवियस पर जाने के बाद 6 हो जाते हैं। 6th
पर्सन इज दिस कैमरामैन, शायद ये वही कैमरामैन है जो इस मीटिंग में था। फिर हमें बीप साउंड सुनाई देता है, तो ये मोनोलिथ सिग्नल भेज रहा है इस मोनोलिथ को जो जुपिटर के पास है, या फिर उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स को, आसान शब्दों में एलियंस को। सिग्नल ये है कि अब ह्यूमंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि अब उन्हें स्पेस के थ्रू ट्रैवल कराया जाए, विच रिजल्टेड इन स्टारगेट सीक्वेंस। फिर से हम ये अलाइनमेंट देखते हैं। कट टू द जुपिटर मिशन। हम मिलते हैं दो एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक पूल और डेविड बोमैन से। मेटाफोरिकली फ्रैंक इस व्हील में फंस गया है, वो बस गोल गोल घूम रहा है और बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइट हिज वे आउट, वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। साथ में 3 और एस्ट्रोनॉट्स है, लेकिन वो सब हाइबरनेशन में है। देखकर लगता है कि इन्हें ममीफाई किया गया है, विच मेक सेंस क्योंकि वो लोग इसी कंडीशन में मर जाते हैं। डेव और फ्रैंक कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर है, एक लेफ्ट हैंडेड है, दूसरा राइट हैंडेड। एक को एक्सरसाइज और चेस पसंद है, दूसरे को पेंटिंग। ये दोनों सेम इंटरव्यू देख रहे हैं, फिर भी इनकी स्क्रीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल 9000। हेल इस स्पेसशिप में सबसे ज्यादा इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। फ्रैंक को उसके पेरेंट्स हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है। ह्यूमंस मशीन की तरह बिहेव कर रहे हैं और मशीन ह्यूमन की तरह। फ्रैंक और हेल चेस खेल रहे हैं और यहाँ पर पहली बार हेल झूठ बोलता है। हेल कहता है Queen to bishop 3. जबकि उसे क्वीन टू बिशप 6 कहना चाहिए, क्योंकि वो व्हाइट नहीं ब्लैक खेल रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट इज सिंबल फॉर यिन एंड यांग, लाइट और डार्कनेस, व्हिच रिप्रेजेंट्स डुअलिटी। ज़ेब्रा इज ब्लैक एंड व्हाइट, प्लेइंग चेस इज ऑल अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। आखिर में डेव ने ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने हैं। फ्लाइट अटेंडेंट टीवी देख रही है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में है, और कराटे आउटफिट तो होता ही है ब्लैक एंड व्हाइट। हेल डेविड के स्केचेस देख रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। हेल कहता है आई थिंक यू हैव इम्प्रूव्ड, जो कि झूठ है क्योंकि एक कंप्यूटर आर्ट जज नहीं कर सकता। हेल डेविड से कहता है Forgive me for being so inquisitive. ऐसी सिमिलर लाइन हमने मूवी में पहले भी सुनी है। Dr. Floyd, I hope you don't think I'm being too inquisitive. This guy is named after Russian chess master Vasily Smyslov, और अभी अभी हेल ने फ्रैंक को चेस में हराया है। स्मिस्लोव की ही तरह हेल को भी मून के मोनोलिथ के बारे में जानना है। फास्ट फॉरवर्ड, हेल कहता है AE-35 यूनिट में फॉल्ट है। फ्रैंक और डेव जाते हैं उसे ठीक करने। इसी बीच हम देखते हैं 2 मीटियोर्स घूमते हुए, फोरशैडोइंग दैट पूल के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगेन डेव के सूट पर IBM लिखा हुआ है। फिर से हम मोनोलिथ इमेजरी देखते हैं, इस बार तो नीचे अलाइन भी लिखा हुआ है। हेल से गलती हुई है और वो डेव और फ्रैंक के बिहेवियर में चेंज नोटिस करता है। क्या आपको ये शॉट अलाइनमेंट जैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, मतलब हेल इवॉल्व हो रहा है। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने क्रिएटर को मारने के लिए तैयार है। रेड एंड येलो रिप्रेजेंट्स द रेड एंड येलो एंड हेल। आखिरी बार जब हम फ्रैंक को देखते हैं, वो कुछ टाइम के लिए फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। जिस तरह से एप्स बोन का यूज करके उसे हवा में फेंक देते हैं, उसी तरह हेल फ्रैंक का यूज करके उसे स्पेस में फेंक देता है। फ्रैंक का पूरा नाम क्या है? फ्रैंक पूल। पूल इज वर्ड प्ले फॉर पूल। इस छोटे से पूल के लिए डॉन ऑफ मैन में लड़ाई हो रही है। डेव के सामने वाली स्क्रीन पर MEM लिखा है। MEM का रिफ्लेक्शन उसके फेस पर देखो, क्या लग रहा है? IBM। और इस टाइम पर डेव कॉन्स्टेंटली एक लाइन रिपीट कर रहा है। Do you read me? 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 तो डायरेक्टर डिलिबरेटली हमसे कह रहे हैं रीड दिस। हेल डोर ओपन करने से मना कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके नीचे की बुक ज़रथुस्त्रा का ये फ्रेज पढ़ो। पढ़ लिया? ये फ्रेज डिफाइन कर रहा है वो क्यों 3 बटन को 2 बार दबा के डिस्कवरी में एंटर करता है। डेव चला जाता है हेल को डिस्कनेक्ट करने। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम मूवी में हैंड हेल्ड कैमरा देखते हैं। इस डिस्कनेक्शन के टाइम हेल कॉन्स्टेंटली कह रहा है आई एम अफ्रेड आई कैन फील इट। अगेन एक कंप्यूटर का ऐसा बोलना बिलीवेबल नहीं है। हेल अपनी बर्थ प्लेस बता रहा है, ये वही जगह है जहाँ पर IBM ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। हेल डेजी बेल गाना गाता है। IBM के बनाए हुए टॉकिंग कंप्यूटर ने भी डेजी बेल गाना गाया था। जिस तरह से हेल अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ बता रहा है, सेम चीज हेवुड डॉन ऑफ मैन सेक्शन में करता है। हेल लिप रीडिंग कर लेता है। शुरुआत में डॉक्टर हेवुड के सामने लिप रीडिंग जैसा ही एक सीन चल रहा है। डॉक्टर हेवुड के साथ जो लोग हैं उनके नाम भी क्या है? डॉक्टर हेल वर्सन, डॉक्टर हावल। ये सब हेल से थोड़ा सा सिमिलर है। डिस्कनेक्शन के बाद हेवुड इस मूवी का आखिरी डायलॉग बोलता है। स्क्रीन फेड होती है टू जुपिटर एंड बियॉन्ड द इन्फिनिट। हम तीसरी बार मोनोलिथ देखते हैं, बस इस बार ये वर्टिकल पोजीशन में है। मोनोलिथ अपीयर हुआ है तो अलाइनमेंट तो होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मोनोलिथ जुपिटर और उसके मून्स के साथ अलाइन होगा। और शुरू होता है स्टारगेट सीक्वेंस, जिसे हम सिनेमैटिक हिप्नोटिज्म भी कह सकते हैं। ये सेक्शन दिमाग घुमा देगा। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टारगेट सीक्वेंस में सब कुछ बता दिया गया है जो इस मूवी में होता है। लाइक हेल की रेड लाइंस, उसके ब्रेन की व्हाइट लाइंस, ग्रीन लाइंस जिसका मतलब डेव ने ग्रीन हेलमेट पहनकर उसे डिस्कनेक्ट किया है, सब कुछ। बिग बैंग होता है मतलब एक यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है। हार्ट बीट जैसी इमेजरी, स्पर्म, डिस्कवरी 1 का शेप स्पर्म जैसा है। अगर डिस्कवरी 1
स्पर्म है तो जुपिटर एक एग है। ये पूरा सीक्वेंस इसी पर बेस्ड है। और फिर हम लैंडस्केप शॉट्स भी देख लेते हैं। फाइनली डेव एक रूम में आ गया है जिसे फ्रेंच रेनेसांस स्टाइल में डेकोरेट किया गया है, मतलब 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच स्टाइल में। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। और हम थोड़ी देर में किसी का रीबर्थ देखने वाले हैं। नोटिस करने वाली बात है ये फ्लोरिंग। ये सेम फ्लोरिंग इस सीन में भी है, बस ऊपर की तरफ। इस रूम को फ्रेंच स्टाइल में क्यों डेकोरेट किया गया, इसके पीछे दो रीजन है। एलियंस को लगा कि ये रूम डेव को पसंद आएगा क्योंकि उन्हें डेव पर रिसर्च करनी है तो कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, या फिर उन्हें पता था कि डेव को फ्रेंच स्टाइल पसंद है। अब डेव के रूम में रियल टॉयलेट है, उसका पॉट चला गया, स्पेस सूट चला गया, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए और वो अच्छा खाना खा रहा है। इस रूम में 2 पेंटिंग्स भी है। सच कहूँ तो मुझे इन पेंटिंग्स का मतलब नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि ये पेंटिंग फ्रांसवा बूशे से इंस्पायर्ड है। बूशे की पेंटिंग नहीं है। और डेव अपने आप को बूढ़ा होते हुए देख रहा है, वो अपने ओल्डर सेल्फ को देखने लगता है। ये सारे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? मार्टिन हाइडेगर, एक जर्मन फिलोसोफर की बुक बीइंग एंड टाइम में से। वो खाना खा रहा है तभी ग्लास नीचे गिर जाता है, तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की ग्रेविटी तो अर्थ के जैसी है। तभी वो अपने ओल्डर सेल्फ को देखता है और 4th मोनोलिथ अपीयर होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है मोनोलिथ को छूने के लिए, रेफरेंस टू पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम। और तभी वो एक स्टार चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक सुपर बीइंग या फिर सुपरमैन। ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज को लेकर काफी सारी थियरीज है। नीचा लिखते हैं दैट मैन इज अ ब्रिज बिटवीन एप्स एंड द उबरमेंश। उबरमेंश मतलब सुपर बीइंग। हम एप से मैन बने, फिर हमने मशीन बनाई, लेकिन हमने क्रिएटर का रोल एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली समय आ गया था कि हम एक जायंट एवोल्यूशनरी लीप ले और मैन से सुपरमैन यानी कि उबरमेंश बन जाए। नीचे ये भी कहते हैं दैट चाइल्ड इज द लास्ट स्टेप बिफोर उबरमैन। अब अगली थियरी आपका माइंड ब्लो कर देगी। इस मूवी में जो मोनोलिथ है वो सिनेमा स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मोनोलिथ पर कंप्लीटली जूम करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? ब्लैक स्क्रीन। फ्रैंक और डेव मोनोलिथ शेप टैबलेट्स में इंटरव्यू देख रहे हैं। इस मूवी में जितने भी मॉनिटर्स है वो भी इसी शेप में है। एंड क्यूब्रिक ने जानबूझकर हमें फिल्म के शुरुआत में, इंटरवल में और एंड में ब्लैक स्क्रीन दिखाई है। तो इनडायरेक्टली वो हमें मोनोलिथ का सरफेस ही दिखा रहे हैं। और एक मोनोलिथ की तरह ये मूवी भी सिनेमा में एवोल्यूशन लेकर आ गई। और पूरा स्टारगेट सीक्वेंस डेव ने मोनोलिथ में देखा है। और आप कह सकते हो ये मोनोलिथ डोरवे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैमरामैन एक मोनोलिथ जैसे शेप वाली लिफ्ट में जाता है और इस रूम में कोई भी डोरवे नहीं है, मतलब ये मोनोलिथ ही डोर है। कुछ इंटरेस्टिंग थियरी जो मुझे पसंद है, जैसे डेव को पता चल गया है कि ये मोनोलिथ एक सिनेमा स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो 4th वॉल ब्रेक करके हमें देख रहा है। नॉवल के राइटर आर्थर क्लार्क कहते हैं दैट मोनोलिथ का शेप पिरामिड जैसा है और मोनोलिथ का अलाइनमेंट हमें एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देता है। पिरामिड मतलब सोशल हायरार्की। और अगर हम 2 पिरामिड को कंबाइन करें तो हमें शेप मिलता है टेट्राहेड्रॉन, मतलब ये डायमंड शेप। और इन 7 डायमंड्स के नीचे हम ये आई देखते हैं। अगले सीन में भी हम सेम चीज देखते हैं। सो दिस आई माइट बी अ सिंबल फॉर दिस आई, मतलब आई ऑफ प्रोविडेंस, जिसका मतलब भगवान सब कुछ देख रहे हैं या फिर वो एलियन सब कुछ देख रहे हैं। यह मूवी होमर की पोएम ओडिसी से भी इंस्पायर्ड है। मूवी के टाइटल में तो वर्ड ओडिसी है ही। इस पोएम के मेन कैरेक्टर का नाम है ओडिशियस, जो बहुत ही अच्छा आर्चर है, तीरंदाज है। और डेव का पूरा नाम क्या है? डेविड बोमैन। साइक्लोप्स जो विलन है उसके पास एक ही आंख है, वो भी रेड कलर की, जस्ट लाइक हेल 9000। इस मूवी में बर्थ बहुत ही ज्यादा रेकरिंग है। 2 बर्थडे सीन, रीबर्थ ऑफ हेल, रीबर्थ ऑफ यूनिवर्स एंड रीबर्थ ऑफ डेव। अब जाहिर सी बात है बर्थ रेकरिंग है तो डेथ भी होगी। रिमेंबर पहला रेवलेशन एक स्कल के सामने होता है और डॉन ऑफ मैन में तो हमने बहुत सारे स्केलेटन और डेथ देखी ही है। एस्ट्रोनॉट्स का मरना, हेल का मरना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेव का मरना। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा रेकरिंग है, शायद आपने मिस कर दिया होगा, एंड दैट इज ईटिंग। हेवुड फ्लॉयड का एनाग्राम है डिफाई हॉलीवुड। ये एग्जैक्ट एनाग्राम तो नहीं है बट थियरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्यूब्रिक को हॉलीवुड पसंद नहीं था। लूनर एक्सकवेशन का जो पूरा सीन है, मुझे ऐसा लगता है इट इज अ मेटाफोर फॉर थिएटर, क्योंकि जिस तरह की लाइटिंग है और कैमरा जैसे ऑब्जेक्ट्स है, इस मूवी को आप एक सिम्फनी से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे सिम्फनी में 4 मूवमेंट्स होते हैं, उसी तरह से मूवी में भी 4 एवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने इस मूवी में काफी कुछ मिस कर दिया है। भाई लोग 50 साल में इस मूवी को डिकोड नहीं कर पाए, मैं एक हफ्ते में कैसे करूंगा? वेल, अगर अब तक आपने इस वीडियो को देखा है देन कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। मेरे छापले में गुजर का इकबाल जैसे आना मेरे रास्ते में, दुनिया भी मिसाल देके, कलम का कमाल देके, तेरा बुरा हाल देके, सुन मेरे लाल तू भी चलेगा विचाल बेटे चेकमेट। मैं हूं तेरा डेथ बेड बेबी, तेरी वेट नहीं होता मैं सेट वेट, नहीं होते लेफ्ट वेट, सुन के मेरी नेटवर्क पहले मेरे नेटवर्क। हम दोनों रैप्स लव, मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, मुकद्दस तन्हाई से लड़ते रहे, हम डरते भी थे पर हम डरते